बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर, आपका पसंदीदा शो आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के उस मुद्दे की जो कि छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। और जब भी इस मुद्दे पर बात होती है तो हमें खुशी होती है कि हम असल मुद्दों पर बात या डिबेट कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं रोजगार की। रोजगार को लेकर कांग्रेस के ऊपर बीजेपी लगातार हमलावर रही है और रोजगार पर नहीं काम करने का आरोप भी लगाती रही है। कांग्रेस ने कहा है कि हम लगातार रोजगार के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और हाल ही में सीएम ने घोषणा कर दी है रोजगार मिशन की। जी हां, अगले 5 सालों में करीब 12 से 15 लाख युवाओं को अलग अलग तरीके से जोड़ करके एक पूरी केंद्रीयकृत योजना बना करके, स्कीम बना करके, प्रोजेक्ट बना करके उन्हें रोजगार तक पहुंचाना। रोजगार से मतलब उनकी जीविकापार्जन का पूरा व्यवस्था छत्तीसगढ़ के अंदर करना। इस मिशन के साथ, इस सोच के साथ यह मिशन तैयार हुआ, लेकिन इस पर भी सियासी संक्रमण शुरू हो गया। बीजेपी कह रही है कि 2 साल में तो आपको जाना है, आप 5 साल का प्लान क्यों बना रहे हैं। और कांग्रेस का कहना है कि हमें लंबी पारी खेलनी है, इसलिए हमें पता है कि हम कितने लंबे प्लान बनाएं और रोजगार के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण योजना इसे हम मान सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस तरह की योजनाओं से कितना फायदा होता है। और एक सवाल यह भी है कि आने वाले 5 साल के लिए कांग्रेस सरकार अगर योजना बना रही है तो क्या पिछले 3 साल में रोजगार में कितना काम करके जनता को फायदा पहुंचाया है, यह भी वो गिना रही है। इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो जाहिर सी बात है कि अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत शुरू हो गई है, लेकिन ये मिशन क्या है, इसे लेकर क्या कहा जा रहा है, जरा ये सुन लीजिए। छत्तीसगढ़ में रोजगार मिशन का कोई अर्थ नहीं है। इतनी सारे पद खाली हैं सामान्य प्रशासन विभाग के, उसको भर्ती करें। 15,885 शिक्षक में शुरू दिन से अब तक 8,000 लोगों की, शायद ज्यादा बोल गया हूंगा, उनकी भर्ती कर पाई है। पहले उसी की भर्ती कर दे सभी लोगों की, तो मान जाऊंगा कि रोजगार दे रहे हैं। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। कितने लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिए, कितने लोगों को रोजगार दिए। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता बेरोजगार हो गए। यहाँ की जनता उनको बेरोजगार बना दी है। इसीलिए रोजगार की तलाश में हुए हैं। 2023 में उनको रोजगार मिल जाए, मगर छत्तीसगढ़ की जनता समझ चुकी है 2023 में भी उनको बेरोजगार ही रहना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज के सवाल, और फिर इस डिबेट को बढ़ाते हैं आगे। जाहिर सी बात है कि हम बात करेंगे किस तरह से ये पूरा जो मामला है इसको लेकर के, रोजगार मिशन को लेकर इतनी ज्यादा बातचीत जब हो रही है तो फिर उसके क्या फायदे हैं और उसको लेकर के सियासत क्यों हो रही है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए। अजय साहू जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है अजय साहू जी आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। केदार गुप्ता जी हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हमारे साथ। केदार जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और आज हमने करियर काउंसलर डॉक्टर अजीत वरवणकर जी को बुलाया है। अजीत जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सर, मैं जानना चाहता हूं सबसे पहले, केदार जी, एक अच्छा प्लान बना है, प्लान एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद उसके नतीजे सामने आएंगे कि वो सफल है या विफल है। अभी से आप मंशा पर, इस नई शुरुआत पर शक क्यों कर रहे हैं? नहीं, देखिए, ये छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जो सरकार है ये घोषणावीर सरकार है। इन्होंने तो जो घोषणाएं की, मैं कहूंगा कि चुनावी घोषणा पत्र में इन्होंने जो घोषणाएं की उसे तो पूरा नहीं कर पा रहे, जबकि लगभग 3.25 साल निकल गए और अब ये नया फिर घोषणा कर रहे हैं। और मैं कहता हूं शराबबंदी की अगर हम बात करें तो 3.25 सालों में इन्होंने कहा था शराबबंदी कर देंगे, चुनाव के बाद, ये आज तक के नहीं हुई। बेरोजगारी भत्ते की बात जिसे ये आज मुकर रहे हैं, इनके राष्ट्रीय नेता माननीय राहुल गांधी जी ने कहा था 25 लाख लोग बेरोजगार हैं छत्तीसगढ़ में और हम 10 लाख लोगों को 2,500 रुपया मासिक बेरोजगारी भत्ता देंगे। ये उसको भूल गए। तो जो पुरानी इनकी वादे हैं, पुराने संकल्प हैं, गाय की पूंछ पकड़ी, कभी गंगा जल हाथ में लिया और छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता को छल लिया, सरकार में है और बड़े स्पष्ट बहुमत के साथ है। और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका में है। हम मानते हैं आपको बहुत स्पष्ट बहुमत है, आपके बहुत सारे 68 से ज्यादा विधायक हैं, 69 विधायक हैं, आप काम करिए ना।
काम क्यों नहीं करते? जो आपने घोषणाएं की है उसे पूरा कीजिए, बेरोजगारों को भत्ता दीजिए। अब एक रोजगार मिशन की आप स्थापना करते हैं जिसमें स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष मुख्य सचिव हैं, तो क्या अभी ये काम नहीं कर रहे थे क्या रोजगार के लिए? ये जो 3.25 साल निकले, तो क्या मुख्य सचिव खाली बैठे थे क्या? रोजगार मिशन की उनको याद नहीं थी क्या कि रोजगार देना है? अब ये मिशन बनेगा तभी इनको याद आएगी क्या ये छलावा है, ये बार बार छलने का प्रयास करते हैं छत्तीसगढ़ के भोले भाले नौजवानों को। और मैं कहूंगा कि ये छत्तीसगढ़ के बेरोजगार नौजवानों पर एक तमाचा है। ये बेरोजगारी भत्ता नहीं देना और बेरोजगारी मिशन बनाना। अरे भाई, क्या 3.25 साल से आप कोई काम नहीं कर रहे थे क्या? आज आपको याद आई क्या कि ये सारे विभाग के अधिकारी अब मिलकर उस पर चर्चा करेंगे? अभी तक क्या कर रहे थे? अभी तक क्यों नहीं हुआ ये? ठीक है सर। अजय जी, बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं कि अभी तक क्यों नहीं हुआ, और अब जब 3 साल निकल गए तब मिशन बनेगा और अगले 5 साल की कार्य योजना बनेगी। और सीधे तौर पर बीजेपी ये पूछ रही है कि 5 साल के सपने मत दिखाओ, 3 साल में क्या किया ये बताओ। बताइए सर। देखिए अभिलाष जी, भारतीय जनता पार्टी की जब इस राज्य में सरकार थी तब इस प्रदेश के अंदर जो बेरोजगारी दर था वो 22.7% था। सत्ता हस्तांतरण के बाद, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बनने के बाद माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार ने काम करना शुरू किया, गांव गरीब मजदूर किसान को जो है रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए, सरकारी नियुक्तियों में, सरकारी विभागों में जो है नियुक्तियों के द्वार खोले गए। उसके बाद आज जो हमारे प्रदेश का जो बेरोजगारी दर है वो 2.1% है, जबकि राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 7.7% का है। तो हम राष्ट्रीय औसत बेरोजगारी दर से भी आधे से भी कम में हैं। तो हमारी सरकार के ऊपर आरोप लगाने से पहले भारतीय जनता पार्टी को अपने समय के कार्यकाल के बारे में देखना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी के जो साथी होते हैं वो बार बार बेरोजगारी भत्ते जैसी बात उठाते हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कभी भी इस तरीके की बातें न कही है न करी है। न हम बेरोजगारी भत्ता देने जैसी सोच को बढ़ावा देते हैं। हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में लोगों को अधिक से अधिक रोजगार समृद्ध बनाने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। और राजीव गांधी जो मितान क्लब है उसके माध्यम से युवाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था और घोषणा पत्र में भी यही बातें कही गई थी। उसके लिए अलग से माननीय मुख्यमंत्री जी ने 19 करोड़ की राशि दे दी गई है। 12,269 राजीव युवा मितान क्लब का गठन कर दिया गया है। तो वो काम निरंतर गति से चल रहा है। उसे किसी भी तरीके से बेरोजगारी भत्ता से जोड़ना भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल उसी तरह कर रही है जिस तरह फर्जी कांग्रेस के नेताओं का पत्र इन्होंने वायरल किया था कि किसानों का कर्जा माफ नहीं होगा। इनके आईटी सेल को इन सारी चीजों में महारत हासिल है। इनको अपने जो कार्यकाल थे उसमें जाकर के देखना चाहिए। व्यापम जो है वो भाजपा भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था अभिलाष जी। हमने ये 15 वर्षों में 15 परीक्षाएं व्यापम के माध्यम से नहीं करवा पाए थे, शिक्षकों की भर्ती नहीं कर पाए थे, पुलिस विभागों में पद रिक्त थे वहां पर भर्ती नहीं कर पाए थे। इस तरीके से पदों को कुल मिलाकर अगर संचय करने की बात की जाए अभिलाष जी, तो हमारी सरकार ने 3 वर्ष में 5 लाख लोगों को सीधे रोजगार से जोड़ने का काम किया है। ठीक, बिल्कुल। तो ये जवाब दिया कांग्रेस ने क्या कुछ है। लेकिन हम डॉक्टर अजीत के पास चलते हैं, करियर काउंसलर हैं, और उनसे बात करते हैं। डॉक्टर अजीत, देखिए बहुत अच्छी सोच है। अभी सोच की मैं बात करूं तो कहा गया है कि IIT, IIT, IIM, NIT तमाम ऐसे संस्थान, और ये किससे कोऑर्डिनेट करेंगे, किससे जुड़ेंगे? वो जुड़ेंगे गोधन न्याय योजना से, कौशल विकास से, और इसका एक कोलैबोरेशन निकलकर सामने आएगा और लोगों को जो है स्वरोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा, आत्मनिर्भर बनेंगे। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन सर मुझे बताइए कि हम कब से देख रहे हैं इस तरह की योजनाओं के बारे में, इसका एग्जीक्यूशन कितना होता है और इसके सफलता के पैमाने कितने आप इसको दिखते हैं, कहां रखते हैं इसको आप? बिल्कुल, आपने सही कहा कि स्कीम जो है या जो कुछ भी बातें हो रही है बहुत ही अच्छी है, हॉट लेवल पे तो बहुत अच्छी लगती है, और असली में जब ये एग्जीक्यूट होता है तो कितना फ्रूटफुल होता है और कितने टाइम बाउंड तरीके से एग्जीक्यूट होता है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी मैं कुछ आंकड़े देना चाहूंगा कि हमारे यहाँ देखिए, आप जो IITs और IIIT की बात कर रहे हैं तो उनसे हम सिर्फ गाइडेंस ले सकते हैं, पॉलिसी लेवल पे उनका सजेशंस ले सकते हैं। तो रोजगार के अवसर
क्रिएट करने हैं, जिसमें हम नेसेसरीली जॉब नहीं कह रहे हैं, हम रोजगार कह रहे हैं, तो हमको स्टार्टअप के ऊपर भी जाना पड़ेगा, हमको स्वरोजगार के ऊपर जाना पड़ेगा। और जो मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूँ वो ये है कि हर साल छत्तीसगढ़ से लगभग 3-3.5 लाख बच्चे 10वीं पास करते हैं। 12वीं पास करने वाले बच्चे लगभग 1,75,000 होते हैं, और जो कॉलेज से ग्रेजुएशन पास करते हैं वो लगभग 1,50,000 बच्चे होते हैं। तो हमको इन बच्चों को देखते हुए और छत्तीसगढ़ में जो उद्योग है, जहां पे जरूरत है, हमको वो उद्योगों की मैपिंग करनी पड़ेगी कि किस तरीके के स्किल की जरूरत, कहाँ पे कौन सी इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर में कितनी मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी, पावर सेक्टर में कितने की रिक्वायरमेंट होगी, आईटी में कितनी, सर्विस सेक्टर में कितनी, और उस हिसाब से हमको मैन पावर को तैयार करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से सर ये रातों रात होने वाला काम नहीं है, इसको बहुत ग्राउंड लेवल पे, पॉलिसी लेवल पे वर्किंग करके, समझ के कि कहाँ कितनी जरूरतें निर्मित हो सकती हैं, उस हिसाब से काम किया जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। बिल्कुल। और मैं आता हूं केदार जी के पास। केदार जी देखिए, आंकड़े गिना दिए, और इस मामले में तो हम इसलिए कुछ नहीं कह सकते ना आप कुछ कह सकते हैं कि आंकड़े तो गिनाते हैं वो, और आंकड़े सही भी हैं कि 7.7 जो है वो राष्ट्रीय बेरोजगारी दर है, और छत्तीसगढ़ में वो है 2.1, और आप छोड़ के गए थे 22.7, इस तरह की बातें कही गई। तो ये आंकड़े तो कुछ और कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं, इसको लेकर कुछ कहिए सर। 22.1 जो है वो आंकड़ा बिल्कुल गलत है। और छत्तीसगढ़ में तो मैं कहूंगा कि रोजगार की परिभाषा तो ये बताएं कि रोजगार किसे कहते हैं। क्या गांजे की तस्करी रोजगार है, कि रेत माफियाओं का रेत को ढोना रोजगार है, कि शराब की बिक्री के माफिया जो गांव-गांव में घूम रहे हैं वो रोजगार है। और अगर हम कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि अगर पकोड़ा भी बेचकर आप व्यवसाय करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, आप स्वावलंबी बन रहे हैं, तो उसका ये मजाक उड़ाते हैं। इनके लिए स्वरोजगार मजाक है, इनके लिए माफिया ही रोजगार है। ये पहले रोजगार की परिभाषा तय करेंगे, रोजगार ये किसे कहते हैं। इन्होंने 25 लाख रजिस्ट्रेशन कराए थे, 25 लाख। मुझे याद है चुनाव के पहले सारी विधानसभाओं में इन्होंने कैंप लगाए थे कि बेरोजगारों का रजिस्ट्रेशन कराएंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। 25 लाख ना वो तो ना केदार जी वो तो साफ कह रहे हैं कि हमने कहा ही नहीं, हमने बेरोजगारी भत्ते का कोई वादा नहीं किया। अजय जी साफ कह रहे हैं, ये तो कहते हैं कि शराबबंदी हम इसलिए नहीं कर रहे कि भाजपा के एक विधायक आते नहीं है मीटिंग में। अरे भाई, आपके पास पूर्ण बहुमत है, वहां पर विधानसभा में भी तो हम विरोध करते हैं, फिर मनचाही चीजें कैसे पास करा लेते हैं, और शराबबंदी के लिए हमारा इंतजार करते हैं ना शराब ना केदार जी। अच्छा चलिए केदार जी, आपने इतनी बात निकाल ली है तो बधाई तो दे दीजिए कि दूसरे राज्य हमारी शराब नीति से प्रभावित होकर सीखना चाह रहे हैं कि कैसे शराब बेची जाती है। धन कमाना और शराब बांटना ये कोई अच्छी बात है क्या? ये सीखना चाहिए क्या? ना ऐसे ना केदार जी, आप अच्छी बात नहीं है तो फिर बीजेपी शासन में क्यों होती है? ना देखिए, नैतिकता के खिलाफ मत जाइए सर। ना, शराब को रोकने के लिए, शराब के व्यसन को रोकने के लिए भारत माता वाहिनी बनाई थी और करीब 600 दुकानों को धीरे धीरे बंद किया था सर। वो जो धीरे धीरे है ना, वो 15 साल में हुआ था सर। नहीं 15 साल में नहीं, ये बात की बात है जब ये तीसरा कार्यकाल चल रहा था उस ना सर ये ऐसे विषय है ना सर, ये ऐसे विषय हैं सर, इसमें बीजेपी कांग्रेस दोनों हमें उसी जगह खड़ी नजर आती है। मैं अजय जी के पास आता हूं। अजय जी, मुझे एक चीज बताइए सर, आप लोगों के रोजगार की परिभाषा क्या है? बहुत अच्छी बात पूछी केदार जी ने, और कहा कि रोजगार की परिभाषा पहले तय हो जानी चाहिए ताकि ये क्लियर रहे कि किस तरह की चीजों को लेकर के सरकार रोजगार मान रही है। देखिए अभिलाष जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता केदार गुप्ता जी की नजर में अगर गांजा बेचना रोजगार है तो कांग्रेस पार्टी इसे रोजगार नहीं मानती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी की नजर में यदि रेत का अवैध उत्खनन करना रोजगार है तो कांग्रेस इसे रोजगार कतई नहीं मानती है। और कांग्रेस पार्टी की छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के बाद में अगर सबसे बड़ा गांजे तस्करी रोकने की दिशा में नेक्सस टूटा है, चाहे छत्तीसगढ़ को उड़ता छत्तीसगढ़ बनाने की दिशा में जो लोग काम कर रहे थे उनके नेक्सस को तोड़ने की दिशा में अगर काम किया है तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, भूपेश बघेल जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किया है। और उसमें जो नाम सामने आए हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोगों के नाम सामने आए हैं। तो 15 वर्षों में ये लोग उन सारे कृत्यों को रोजगार की संज्ञा दे करके अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से इस तरीके का कृत्य कर रहे थे। ठीक है, रही बात पकोड़ा तलना भी रोजगार है, केदार जी कह रहे हैं, लेकिन मैं एक चीज बताना चाहूंगा
कि अगर पढ़ लिख के अगर कोई युवा पकोड़ा तल रहा है तो क्या आप उसे रोजगार की संज्ञा देंगे? आप दे सकते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल जी की जो सरकार है वो युवाओं को समृद्ध बनाना चाहती है, उनसे उत्पाद पैदा करवा करके सी मार्ट जैसी एक योजना की परिकल्पना करके उसके द्वारा उत्पादित जो गांव में जो उत्पादन होगा, चलिए उसके लिए बधाई देता हूं। छत्तीसगढ़ सरकार को मैं इसके लिए खुले यहां से अपने मन से बधाई देता हूं कि हम देश में सबसे ज्यादा वनोपज बेचने वाले राज्य के तौर पर निकलकर सामने आए। केदार जी से पूछिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा था हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। 7 साल की सरकार हो गई है, 24 करोड़ लोगों की नौकरियां जा चुकी है, लोग बेरोजगारी से आत्महत्या कर रहे हैं, परिवार अपनी जान देने को तैयार है। ठीक है सर, रोज ऐसी घटनाएं हमको सुनने को आपके वादे भी उनके भी वादे हैं। पार्टी क्या ठीक है, किसी ने रोजगार पे छला, किसी ने शराब पर लगा दिया। मैं अजीत जी के पास आ जाता हूं। अजीत जी, आपसे बात कर लेते हैं। सर मुझे बताइए, बहुत अच्छी बात कही सर ने कि पकोड़ा तलना भी रोजगार की श्रेणी में आता है, लेकिन अगर पढ़ा लिखा कोई बच्चा पकोड़ा तल रहा है तो फिर उसे तो रोजगार की पहले जो एक परिभाषा होती थी सिर्फ नौकरी करना, अब आपको लगता है कि बदलते आर्थिक सामाजिक परिवेश के साथ हमें भी उस परिभाषा में बदलाव कर लेना चाहिए, और जो स्टार्टअप हैं, छोटी छोटी योजनाओं के जरिए लोग पैसा कमा के अपनी आजीविका चला रहे हैं, उसे रोजगार में शामिल करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वक्त बदल गया है। बिल्कुल सर, वक्त बदल गया। एक जमाना था जब सिर्फ सरकारी नौकरी रोजगार हुआ करती थी। आज सरकारी नौकरी सिर्फ 1% को मिलती है। सरकारी नौकरी के बाद जो है पब्लिक सेक्टर के बाद प्राइवेट सेक्टर, उसके बाद गिग इकोनॉमी आ गई है, और आज स्टार्टअप का कल्चर है। तो ये जिस तरीके से पूरी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्री 4.0, एजुकेशन 4.0 हो रहा है, तो हमको अपनी सोच में भी परिवर्तन लाना पड़ेगा। हमको इन सारी चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ, इस तरीके से रोजगार का परिदृश्य बदल रहा है। एक चीज लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, जो अभी बात हो रही थी कि कोई एजुकेटेड आदमी पकोड़ा तल रहा है। मेरे हिसाब से पकोड़ा तल के अगर वो बिजनेस करता है उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन यहाँ मुझे ये लगता है सर कि जो ये रोजगार मिशन की बात चल रही है, इसमें करियर मार्गदर्शन का बहुत बड़ा अहम रोल होगा कि किस बच्चे ने या किस युवा ने किस क्षेत्र में जाके अपने रोजगार को चुनना चाहिए। क्या उसको एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहिए, चाय की दुकान डालनी चाहिए, या उसको टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जाके जॉब करना चाहिए, प्रोडक्शन में जाना चाहिए, या आईटी में जाना चाहिए। ये मतलब उसके, मेरा ऐसा सोचना है कि उसको स्कूल लेवल से ही हमको निश्चित कर देना चाहिए, उसी लेवल तक को गाइडेंस देना चाहिए, ताकि जब तक कि वो करियर के फील्ड में आए तब तक वो एक परिपक्व सोच को लेके आए, ताकि वो जिस भी फील्ड में जाए अपना 100% दे और देश और समाज के लिए प्रोडक्टिविटी फुल एम्प्लॉय। ना डॉक्टर अजीत, बहुत अच्छा सवाल आपने किया, और मेरे मन का सवाल जो आपने उठाया है, हम देखते हैं, देखिए हमारे देश से अगर बाहर बच्चे जो प्रोफेशनली पढ़ने जाते हैं हायर स्टडीज के लिए, चाहे कनाडा हो, यूएस हो, यूके हो, जर्मनी हो, ऑस्ट्रेलिया हो, वहां हम देखते हैं कि बहुत बेसिक लेवल से वो लोग आपको गाइड करना शुरू कर देते हैं। इवन वहां इस चीज के लिए भी ट्रेनिंग देते हैं कि अगर आपको डिलीवरी बॉय बनना है तो आपको व्हाट एवर डूज व्हाट एवर डोंट्स, और आपको कैसे करना है इस जॉब को भी, उसके लिए भी गवर्नमेंट ने वहां पर एक सेंटर खोल रखा है, एक विंडो दे रखी है। लेकिन हमारे देश में तमाम चीजें ऐसा लगता है कि 0 से लेकर शिखर तक, 0 से शिखर तक कुछ अधिकारी चंद एसी कमरों में बैठकर नीतियां तय कर देते हैं। ना तो करियर काउंसलर से पूछा जाता है, ना बच्चों से पूछा जाता है, ना प्रैक्टिकली जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो चाय बेच करके लाखों कमा रहे हैं, जिनकी 3 मंजिला मकान दिख रहा है लोगों को, चाय बेच के इस आदमी ने 3 मंजिला मकान बनाया, उससे अच्छा गुरु कौन होगा कि चाय कैसे बेची जाती है। तो आपको लगता है कि हमारी सोच के साथ साथ हमारी नीतियों में भी सरकार को बदलाव करना चाहिए? बिल्कुल सर, बहुत ज्यादा जरूरी है। स्कूल लेवल से ही हमको करियर मार्गदर्शन को इन्फ्यूज कर देना चाहिए, पहला। दूसरा, मैं एक चीज बताऊं, जो आपने सोच में बदलाव की बात कही ना, वो बहुत ज्यादा आवश्यक है। अब मैं गवर्नमेंट की बात नहीं करूंगा, हर गवर्नमेंट ने स्किल डेवलपमेंट पे काम किया है, सारे स्टेट पे हो, सेंटर पे हो। स्किल डेवलपमेंट में जितने भी बच्चे स्किल डेवलपमेंट का सर्टिफिकेट लेके निकलते हैं, आज आप इंडस्ट्री में जाके देखिए, उस सर्टिफिकेट की बहुत ज्यादा मान्यता नहीं होती है ना। उस बच्चे को ये गर्व नहीं महसूस होता कि मेरा ग्रेजुएशन की डिग्री है या पीजी की डिग्री है, उस लेवल का गर्व महसूस नहीं होता। आपने यूएसए, यूके, जर्मनी की बात कही, मैं आपको बताता हूँ, मेरे बहुत सारे बच्चे जो वहां जाके पढ़ते हैं, वो ये जो होटल्स होते हैं या जो कैफेज होते हैं, वहां पे वो एक जगह पढ़ते भी हैं और कैफे में जाके चाय सर्व करने का भी काम करते हैं, और उसमें बहुत ज्यादा गर्वान्वित महसूस करते हैं, और उनको वहां पे उतने पैसे भी मिलते हैं
मसला है सर डिग्निटी ऑफ लेबर का। हमें हर लेवल पे जो कोई काम कर रहा है उसके काम को पूरा सम्मान देना बहुत ज्यादा आवश्यक है, और इसमें पॉलिसी लेवल और इंडस्ट्री दोनों का समायोजन बहुत ज्यादा जरूरी है सर। ठीक है केदार जी, ये मैं आपके बहुत पास आता आवश्यक बात हूं। है। ठीक है केदार जी, देखिए इसमें बीजेपी कांग्रेस की कोई बात नहीं, केंद्र ने भी स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत योजनाएं लेकर आए, छत्तीसगढ़ भी लेकर आए, लेकिन मुझे लगता है कि सर आपको लगता नहीं कि हमारा सबसे ज्यादा स्किल डेवलपमेंट जो होना चाहिए ना, वो स्किल डेवलपमेंट कैसे किया जाए इसमें होना चाहिए। दरअसल हम अपनी जड़ों से ही गड़बड़ कर रहे हैं। ठीक कह रहा हूं, अजीत जी मुस्कुरा रहे हैं। देखिए कि हमारे जो स्किल डेवलपमेंट की परिभाषा, जो प्रक्रिया, जो तरीका, जो प्रोसीजर है, उसको स्किल उस स्किल को डेवलप अगर हम कर लेंगे तो हम शायद अपनी पीढ़ियों को सुधार लेंगे। आपको ठीक लगती है केदार जी मेरी बात? ये आपकी बात ठीक लगती है। मैं आपसे आग्रह करता हूं, आप एक प्रश्न पूछते हैं तो मेरा जवाब पूरा हो जाए, इतना मुझे समय देने की कृपा करें। जी केदार जी। और मैं धन्यवाद दूंगा डॉक्टर अजीत का, और आपका भी धन्यवाद दूंगा कि आपने पकौड़ा तलने वाली बात को एक रोजगार कहा और रोजगार सृजन की बात का उसमें समर्थन किया, और चाय को भी आपने रोजगार कहा, जबकि मेरे कांग्रेसी मित्र उसका मजाक उड़ाते हैं। अरे पढ़ा लिखा आदमी भी क्या पिज्जा हट और मैकडोनल्ड जैसी कंपनी अगर खोल लेता है तो कोई बुराई है? वो भी क्या पकौड़ा ही तल के तो पूरी दुनिया में बेच रहे हैं। छत्तीसगढ़, अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं, हल्दीराम, बीकानेर वाला, तो ये क्या पकौड़ा ही तो तल रहे हैं? क्या ये रोजगार, यानी ये रोजगार खुद कर रहे हैं और साथ में हजारों लाखों लोगों को रोजगार दे रहे हैं? तो ये सोच की जरूरत है, परिवर्तन करना पड़ेगा कांग्रेसियों को। अगर किसी बात का आपको मजाक नहीं उड़ाना है, उसको गंभीरता पूर्वक लेना है तो लेना चाहिए, और उन लोगों को उत्साहित करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, जैसा कि आज आपके चैनल में उत्साहित किया जा रहा है, प्रोत्साहित किया जा रहा है। पर ये आज भी कहते हैं कि पढ़ा लिखा आदमी अगर पकौड़ा बेचता है तो अरे कैसा हास्यास्पद है भाई, पैसा कमा रहा है, लोगों को रोजगार दे रहा है। और निश्चित रूप से मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि कौशल विकास उन्नयन को और अच्छा होना चाहिए, और स्कूल एजुकेशन से एक लाइन तय होना चाहिए कि बच्चा आखिर किस तरफ जाना चाहता है तो उसे क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। मैं इस बात का समर्थन करता हूं। ठीक है। और आप कौशल उन्नयन की बात करें तो छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह जी पूर्व मुख्यमंत्री थे जब सबसे ज्यादा कौशल उन्नयन के कार्यशालाएं चालू की गई, और आजादी से ज्यादा इस कांग्रेस की सरकार ने उसे बंद कर दिया, क्योंकि पैसा ही नहीं है। 51,000 करोड़ रुपए का लोन हो गया तो कहां से खर्चा करके उसको चलाएंगे? ठीक है, कहां कौशल उन्नयन योजना चलेगी? तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता कि कौशल उन्नयन क्षेत्र के जितने भी इंस्टीट्यूट बंद हुए हैं उसे तत्काल चालू किया जाना चाहिए, और कांग्रेस ने जो वादा किया था बेरोजगारी भत्ता देने का, उसको इस बजट में बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान करना चाहिए और युवाओं को देना चाहिए। ठीक है। और रोजगार मिशन 5 साल के लिए क्यों बनाया? ठीक है। बनाते 1.5 साल के लिए, घोषणा करते हैं कि 1.5 साल में ये काम करके दिखाएंगे। ओके सर, अब अजय जी के पास आ जाता हूं, आपके सवाल ले लेता हूं। इन्हें मालूम है ये ठीक है, ना फिर केदार जी आप नाराज हो जाते हैं, बस बहुत समय हो गया सर। हाँ अजय जी, ठीक है अजय जी देखिए, योजना क्यों नहीं बनाई? ठीक है केदार जी, एक तो 1.5 साल की योजना का उनके सवाल का जवाब भी, साथ ही साथ में उनका बहुत अच्छा पॉइंट जो मुझे लगा वो ये था कि कौशल उन्नयन के जो केंद्र थे वो आपने पहले बंद कर दिए सर, और बंद करने के 3 साल बाद आप कहते हैं कि हम आप कौशल उन्नयन करेंगे। तो मुझे ये बात बताइए, क्या ये सभी, और ये सबके साथ प्रॉब्लम है कि वो पिछली सरकारों के काम को पहले बंद करते हैं और फिर 2-4 साल बाद, जब बीजेपी करती थी कांग्रेस में तब भी मैं सवाल उठाता था, फिर 2-4 साल बाद उनको एहसास होता है कि नहीं यार वो ठीक कर रहे थे, इसमें थोड़ा सा चेंज करके उसी को शुरू करना है, तो ये लिफाफा बदलने की पद्धति खत्म कर देते। सर 3 साल पहले से चल रहा होता, आपका 5 साल का प्रोजेक्ट भी पूरा हो जाता जो अब आप बना रहे हैं, और थोड़ा फायदा मेरे छत्तीसगढ़ के युवाओं को हो जाता। देखिए अभिलाष जी, भारतीय जनता पार्टी चीजों को किस तरीके से फैंसी तरीके से पेश करती है। 15 वर्षों तक इनकी सरकार छत्तीसगढ़ में थी, कौन सा पकोड़ा तलने वाला मैकडोनल्ड जैसी मल्टी चेन खोल पाया? एक भी उदाहरण इनके पास है? केंद्र में इनकी 7 साल से सरकार है, इन्होंने जितने बड़े बड़े ब्रांड्स और स्टार्टअप्स के एग्जाम्पल दिए हैं, एक भी व्यक्ति, एक बेरोजगार को बता दीजिए कि इनकी सरकार ने रोजगार दी हो, और वो व्यक्ति इतने बड़े मैकडोनल्ड और जो दूसरे ब्रांड की ये बात कर रहे हैं उसके बराबर कोई एक व्यक्ति पहुंचा है क्या? छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनने के बाद हमारी सरकार ने महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से गांव की महिलाओं को डेनेक्स ब्रांड का एक जींस का प्लांट डलवा के दिया है। वहां से उनकी ब्रांडिंग का काम, उनका काम केवल बनाना है, उसको बेचने का काम भी कहीं ना कहीं सरकार उनका एमओयू करा रही है। इन्होंने कौशल उन्नयन के बारे में 15 वर्षों में बहुत अच्छे कार्यक्रम चलाए, ऐसा इनका कहना है। वो कार्यक्रम थे बस्तर की बेटियां बड़े शहरों में जाकर के शराब कैसे परोसेंगी, इसकी ट्रेनिंग दी जाती थी। हमने आंदोलन किया था, तब इन्होंने निर्णय वापस लिया। अब
आज ये उस बात को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने जितने एमओयू किए थे, क्या एक भी एमओयू धरातल पर आया? जबकि हमारी सरकार ने एमओयू नहीं किया है। हमारी गांव की बहनों के पास बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं और एमओयू कर रही हैं, क्योंकि सरकार प्रोत्साहित कर रही है उनको। बहनें प्रोडक्ट बनाती हैं और सरकार जो लोग हैं उसको ब्रांडिंग करने का, ऑर्डर दिलाने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा मॉडल ज्यादा कारगर है कि भारतीय जनता पार्टी का मॉडल कारगर था। इनको बताना चाहिए कि 15 वर्षों में क्या 5 युवाओं के स्टार्टअप ने मैकडोनाल्ड और पिज्जा हट और डोमिनोज, जो विदेशी कंपनियों के नाम ले रहे हैं, 15 साल में 5 नहीं। देखिए सर, ऐसा ना अजय जी देखिए, मैंने आपकी तारीफ की, यहां से कांग्रेस गवर्नमेंट की तारीफ की इसलिए क्योंकि वनोपज बेचने में देश का नंबर 1 राज्य बना। मैंने तारीफ की कि वहां से आप उठा करके महिलाओं को बस्तर में काम दिला रहे हैं, और वो हम देख रहे हैं कि वहां से उनको काम मिल रहा है। बड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर हमारे बस्तर के अचार से लेकर के छोटी छोटी वनोपज से जुड़ी हुई चीजें बिक रही हैं, तो वो अच्छी बात है, उसको देख के हमें फख्र होता है। लेकिन जब हम शहरों के युवाओं की तरफ देखते हैं सर, तो हमें निराशा होती है। उनकी आंखों में हमें रोशनी नहीं दिखती, वो जो भविष्य की चमक लिए हुए हो। और क्यों नहीं दिखती? इसके पीछे सिर्फ 15 साल की बीजेपी सरकार को कोसने से तो कुछ होगा नहीं। अगर अच्छे काम के लिए आप जिम्मेदार हैं तो कहीं कोई कमी है तो उसकी जवाबदारी भी तो इसी सरकार को लेनी होगी। यह बात मैं कांग्रेस राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार बीजेपी दोनों के लिए कह रहा हूं। इसलिए जरूरी यह है कि जो नया वक्त है उसके हिसाब से बदलाव किए जाएं और फोकस किया जाए। अजीत जी जैसे करियर काउंसलर जो लोग हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं अपनी फील्ड के, उनकी मदद ली जाए उस नीति को बनाने के लिए। दिक्कत वही हो जाती है कि नीति बनाने वाले उसमें समग्र लोगों का इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं। बताइए, आईआईटी से लेकर के बस्तर तक के लोगों को जोड़ने की बात करते हैं, लेकिन जब नीति बना रहे थे तो करियर काउंसलर लोगों को क्या बुलाया था क्या? एक्सपर्ट्स को ये पूछिए उनसे। समाज के करियर काउंसलर आए थे क्या? वो लोग आए थे क्या जिन्होंने छोटे से शुरू करके अपने स्टार्टअप को ऊंचाई तक पहुंचाया है? वो लोग आए थे क्या जिन्होंने छोटे से सपने को देखा और अपने परिवार के सामने खुद को प्रूव किया कि देखिए मैं छोटा सा काम करके आज अपना परिवार चला रहा हूं? समस्या यहां से आती है। नीति अगर ठीक बनेगी, नीयत ठीक रहेगी, तो जाहिर सी बात है कि भविष्य भी अच्छा होगा, नींव भी अच्छी होगी। शुक्रिया अदा करूंगा अजय साहू जी आपका, केदार गुप्ता जी आपका, डॉक्टर अजीत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में शामिल होने के लिए। तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया। नमस्कार।